दिल्ली में जदयू की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा सब कुछ नॉर्मल। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। नई अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को करेंगे रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर भाजपा की कोर ग्रुप बैठक में लिया हिस्सा। आगामी लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए तालमेल के साथ काम करने को कहा। हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को नहीं होगी फांसी। कतर में देहरा ग्लोबल मामले में कम की गई सजा। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 1 पारी और 32 रन से हराया। 2 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। दूसरी पारी में भारतीय टीम 131 रन ही बना सकी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। ये मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप हैं। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को बेच दिया। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। वर्चुअल असेट्स और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम करने वाली कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए भारत सरकार ने 9 बड़ी दिग्गज कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इन सभी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही आईटी मंत्रालय को इन सभी 9 कंपनियों के यूआरएल को तुरंत ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। यूआरएल ब्लॉक होने के बाद ये इन कंपनियों के वेबसाइट काम नहीं कर पाएंगे और वर्चुअल एसेट्स के लेन देन, फिएट करेंसी के आदान प्रदान और क्रिप्टो करेंसी में किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में विपक्षी खेमे में हो रही उथल पुथल के बीच हर राजनीतिक गतिविधि का अपना महत्व है और इसलिए शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी सबकी नजर है। जदयू के भविष्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें भी तेज हैं, तो वहीं भाजपा के हमले भी तेज हैं। दिल्ली में जदयू की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली में हैं। जदयू के भविष्य को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। यहां तक कि जंतर मंतर पर लगाए गए जदयू के तमाम पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों को निराधार बताते हुए इसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियमित बैठक बताया है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जदयू एक रहेगी। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने
पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। अगर उन्होंने तेजस्वी को मान लिया, एक रास्ता, दूसरा उसके साथ जदयू को विलय करा दिया, यही दो रास्ता बचा है। अगर ये दोनों नहीं माने तो गर्दनिया पासपोर्ट। अब शुक्रवार को होने वाली जदयू की बैठक से ही साफ हो पाएगा कि सब कुछ नॉर्मल है का दावा कितना सही है। कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना राज्य इकाई ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। ये प्रस्ताव आज हैदराबाद में आयोजित पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री DK अरुणा ने पेश किया। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी कैडर से प्रत्येक घर का दौरा करने और लोगों को मोदी सरकार की साहसिक पहल और लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए शुरू की गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने गुरुवार को दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। अमेठी के गौरीगंज स्थित नवोदय विद्यालय में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 529 दिव्यांग जनों में लगभग 1108 सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, जिनकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के दौरान 394 ट्राईसाइकिल, 131 मोटराइज्ड साइकिल, 338 बैसाखी, 50 फोल्डिंग चेयर इत्यादि उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांग जनों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार द्वारा जो ये वितरण हुआ है, इससे सामाजिक लोगों को, जो दिव्यांग हैं, उनको बहुत बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। और मार्केट में जैसे है या छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी उनको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकलांग लोगों को एक साइकिल मोटराइज उन्होंने दिया है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2024 में भी उनको सांसद मुकम्मल रहना है अमेठी क्षेत्र में, इसलिए हम सब विकलांग लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दीदी स्मृति ईरानी की तरफ से सभी विकलांग जनों को मोटराइज साइकिल दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम विकलांग भाई बहुत बड़ी सौभाग्य के साथ हमेशा के लिए आशीर्वाद देते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आज MSME के लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक लॉन्च की। ये ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और कन्नड़ में उपलब्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे MSME के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसमें भारत के स्वदेशी उत्पादों की दुनिया में बढ़ती मांग को बाहर के बाजार में भेजना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे क्राफ्टमैन, कामगारों, किसानों आदि के लिए अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचना आसान हो जाएगा। साथ ही ये नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत ही कारगर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने नए साल के शुरुआती दिनों में अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की प्रदर्शनी दिल्ली में लगाए जाने की भी जानकारी दी। Book is encouraging MSMEs to get set and start exporting, which will be a one-stop shop, giving the what, where, when and how to promote exports through e-commerce. This was part of our foreign trade policy 2023 ambitious target to increase merchandise exports to $1 trillion by 2030. And in some sense, this is also reflective of the whole of the government approach that Prime Minister Modi has brought to India. कतर में मौत की सजा झेल रहे 8 भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 8 भारतीय लोगों की मौत की सजा कम कर दी गई है।
अक्टूबर महीने में कतर की एक अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में गुरुवार को जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि हमने देहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपील वाली अदालत में परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। 8 भारतीय नागरिकों को बीते साल अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब तक न तो कतरी अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने दौरे के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंडोलॉजिस्ट के एक समूह को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा को बढ़ावा मिलने से नए शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले अनुच्छेद 370 के कारण आरक्षण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी कुछ सुविधाएं जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच रही थीं, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये सभी चीजें बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में समाज जागरूक और सशक्त हो रहा है। आईआईएम जम्मू में संकाय और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाज के निचले पायदान पर मौजूद लोगों तक विकास पहुंचाने के सपने ने जनता में उनके प्रति समर्थन को बढ़ावा दिया है। नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी के कारण आज जम्मू कश्मीर में अनेक नए शिक्षा अनुष्ठान खुल रहे हैं। आईआईएम जम्मू उसकी एक उदाहरण है। 2016 में निर्णय करके आईआईएम जम्मू को ओपनिंग करवाया गया था। आईआईएम के साथ साथ आईआईटी जम्मू, एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, ये सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ एनआईटी पहले से ही था, उसकी भी नए कैंपस, नए स्टेडियम के बारे में सोचा जा रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर में नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है, ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बाहर आए और बाहर के बच्चे भी इस नेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ के यहाँ की इकोसिस्टम को समझे, यही इस नेशनल इंस्टीट्यूशन की उद्देश्य है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीजी सीआरपीएफ के पद पर आईपीएस अनीश दयाल सिंह और राहुल रसगूत्रा को डीजी सीआरपीएफ और आईपीएस नीना सिंह को डीजी सीआईएसएफ के पद पर नियुक्ति के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने आईआईटी बॉम्बे में टेक फेस्ट को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में इसरो का प्रोग्राम क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए एक रोड मैप है। उन्होंने कहा कि 2047 तक हम एक अंतरिक्ष स्टेशन बना सकते हैं, हम मनुष्यों को चंद्रमा पर भेज सकते हैं और हम अंतरिक्ष में चंद्रमा आधारित आर्थिक गतिविधि शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार को 6 लेन के नए केबल ब्रिज की सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा से सोनपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। ये पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो दीघा को सोनपुर से जोड़ेगा। गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण में 3064 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल निर्माण 42 महीने में पूरा होगा। गंगा नदी के जलस्तर से पुल इतना ऊंचा होगा कि इस मार्ग से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। बिहार में दीघा सोनपुर 6 लेन पुल के बनाए जाने की केंद्र सरकार की घोषणा पर जनता ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सोनपुर 4 लाइन होने से फायदा तो हर लोगों का होगा, उत्तरी बिहार वाले को हर ढंग का फायदा है। बहुत दिनों से लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती थी, जाम का कारण होता था, लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे। अभी पुल बनने से बहुत तरह का फायदा मिलेगा लोगों को और जाम से नहीं जा पाएंगे सब। 6 लेन जो पुल सरकार, मोदी सरकार द्वारा निर्माण किया जा रहा है, इससे जनता को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि जेपी सेतु पुल पे जो है लगातार जाम का
देखना पड़ रहा था लोगों को। और जब से ये सोनपुर मेला भी लगा है उस समय तो काफ़ी लोग घंटों घंटों जाम में फंस रहे थे। अब ये पुल का निर्माण होने से ये होगा कि वहाँ के लोग जो जाम में फंस रहे थे उसे लोग अपना निवारण पाएंगे। और सरकार, मोदी सरकार इस नए साल में काफ़ी जनता को नए नए सौगात दे रही है। ये बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है और जब से नितिन गडकरी जी मंत्रालय में आए हैं वो बिहार के पूरे देश में अच्छा काम करे, अच्छे से सड़कें बना रखे हैं, तो हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आने जाने में दिक्कत नहीं होगा और छपरा सिवान वाला जो रोड बना है जिससे अब बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में NH 208 के चौड़ीकरण और सुधार को भी मंजूरी दी है। इसमें खोवाई से हरिना तक कुल 134.9 किलोमीटर हिस्सा शामिल होगा। इस परियोजना पर करीब 2486.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए असम और त्रिपुरा के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, साथ ही काफी समय भी बचेगा और आम लोगों के लिए सफर सुगम होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। 135 kilometer new roadways, national highway will be constructed. It will definitely increase the road connectivity within the state, outside the state, even connecting Tripura with the international arena as well as with other neighboring states of Assam and Meghalaya. And this decision will definitely open up a new avenue of economic development of this northeastern state of Tripura as well as of this northeastern domain of this Ashtalakshmi, and we are congratulating the historic decision of the government of India. और आइए अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कांग्रेस और सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी पर अयोध्या राम मंदिर को लेकर राजनीति करने पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी या नहीं। वहीं सीपीआईएम के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले पर मुरलीधरन ने कहा कि सीपीआईएम के नेताओं को सबसे पहले देवास्वोम विभाग को खत्म करना चाहिए और सबरीमाला मंदिर नहीं जाना चाहिए। In spite of receiving an invitation, Congress stand, we don't know what they have taken, what decision they have taken, but in Kerala, the Congress leaders have demanded that Congress should not be participant in the Prana Pratishtha function of the temple. CPM has said that this is mixing religion with politics. I want to ask the CPM leaders if they feel that religion and politics should not be mixed. State should not interfere in religious matters. They should first decide not to abolish the Devaswam department. And the CPM leaders shouldn't go to the Shabarimala temple. 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और विश्व भर में राम भक्तों द्वारा मनाया जाएगा रामोत्सव। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी अयोध्या जाएंगे और 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से अयोध्या प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया है कि अयोध्या में 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को मदिरा की बिक्री के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अयोध्या तत्पर है, तैयार है अपने रामलला के स्वागत के लिए। भव्यता और दिव्यता का संगम हर जगह देखने को मिल रहा है। इस बीच विष्णु शंख टीम ने अयोध्या के रंग महल मंदिर में भगवान श्री राम की स्तुति के लिए शंख बजाया।
में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से अयोध्या प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले पूरे शहर को फूलों से सजाया गया और राम कथा पार्क में विशेष तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही राज्य की 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाओं से संबंधित लगभग 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इस बीच श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने गुरुवार को जिले के शीर्ष अधिकारी के साथ राम जन्मभूमि पथ और परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक और दूसरा चरण 2024 में पूरा होगा। गुणवत्ता के आधार पे अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य है वो होंगे। अयोध्या में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में पूरी तरह शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रामनगरी अयोध्या को शराब मुक्त घोषित किया जा चुका है। 5 कोस की परिधि के मार्ग पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस मार्ग से अब शराब की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या को अलौकिक स्वरूप दिया जा रहा है। भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह के साथ खास बातचीत की। मैं अयोध्या का नगर आयुक्त और मैं विकास प्राधिकरण का वाइस चेयरमैन हूँ। हम लोग सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। सड़कों की सुंदरता, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और इसका जो एक अयोध्या को तैयार है, अयोध्या का जो एक कंसेप्ट है कि अब अयोध्या यहाँ आने वाले समय में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी चौड़ी सड़कें लोगों का स्वागत करेंगी। जो सुंदरता का जो एक यहाँ पर भव्यता का स्वरूप अयोध्या को दिया गया है वो आज लोगों को उपलब्ध है। अब हम लोग उसकी फूलों से साज सज्जा कर रहे हैं ताकि लोगों को वेलकमिंग अयोध्या का भी एक कंसेप्ट समझ में कनेक्टिविटी से देखें तो एक पूरा कायाकल्प हो रहा है। एयरपोर्ट मिलने जा रहा है और हम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प देख चुके हैं। तो कैसे देखते हैं यहाँ आवाजाही बहुत आसान होगी? जी बिल्कुल, जल थल नभ हर तरह से अयोध्या आने के लिए श्रद्धालुओं के लिए हम लोग तैयार हैं। एयरपोर्ट शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन डबलिंग का कार्य लगभग अंतिम स्वरूप में है। रेलवे स्टेशन का टर्मिनल बिल्डिंग तैयार है। कॉन्कोर्स कवर किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले सभी रास्ते लगभग 4 लेन कर दिए गए हैं और सभी शहरों से आने वाले अयोध्या के अंदर की सड़कें 4 लेन कर दी गई हैं जो मुख्य मार्ग थे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट ने एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का भी काम शुरू कर दिया, स्टेट के लिए शुरू हो गया है, गठन हो गया है और शीघ्र ही आप सरयू माता के माध्यम से भी आप अयोध्या पहुंच सकेंगे। सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी के तौर पर विख्यात श्री अयोध्या धाम में रामलला मंदिर निर्माण के साथ ही श्री राम से जुड़े 148 आध्यात्मिक स्थलों का भी पुनरुद्धार का कार्यक्रम जारी है। साथ ही अयोध्या के अलौकिक वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए सरयू मां की गोद में 22 फरवरी से विशाल लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामलला सदन पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज के साथ खास बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने।
हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है इस वक्त श्री रामलला सदन अयोध्या में, जो पीठाधीश्वर हैं जगतगुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो स्पष्ट तौर पर जो अभी आध्यात्मिक जो स्थान है अयोध्या में जिनका चयन किया गया है उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये जो अयोध्या राम जन्मभूमि के अलावा जो विकास हो रहा है जो आध्यात्मिक स्थलों का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या में 148 पौराणिक तीर्थ हैं जिनका पुराणों में रुद्रयामल ग्रंथ में वर्णन है, और वो सारे तीर्थ भगवान श्री राम के इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। तो उन सब के विकास का कार्य अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या में श्री रामलला देवस्थान, जिस स्थान की देखरेख मैं करता हूँ, वो भगवान श्री राम का नामकरण स्थल है जहाँ पर चारों भाइयों का नामकरण हुआ था। तो आज अयोध्या का बड़ा ही अद्भुत विकास हो रहा है और सारे तीर्थों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, और जब सारे तीर्थों का विकास होगा तभी संपूर्ण अयोध्या प्रकाशित होगी। और अयोध्या में जो दर्शनार्थी आएंगे राम जन्मभूमि के साथ अयोध्या से जुड़े हुए जो अन्य तीर्थ हैं और उनका जो राम जी से इतिहास जुड़ा हुआ, उनको देख करके वो आह्लादित और आनंदित होंगे। महाराज जी, 1 से 1.5 लाख लोग ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन में आएंगे। क्या वाकई अयोध्या तैयार है इतने लोगों का स्वागत करने के लिए? आप लोग कैसे देखते हैं और संत समाज कैसे देखता है इस पूरे निर्माण को? 1 से 1.5 लाख लोग रोज आएंगे दर्शन करने के लिए, और अयोध्या पूर्ण रूप से तैयार है। राम जन्मभूमि के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो चुकी है और सरकार और प्रशासनिक वर्ग के लोग बड़े ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 22 जनवरी को भगवान रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होंगे। उसके बाद सभी दर्शनार्थियों के लिए द्वार खुला रहेगा। सब प्रकार की सुविधाएं सृजित की जा रही हैं और सभी संत स्वागत करने के लिए बैठे हैं। भारत को भारत के रूप में फिर से उद्भासित करने के लिए जो आपने संकल्प लिया है कि 22 फरवरी से शायद अयोध्या में सबसे बड़ा यज्ञ आप आयोजित करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या तैयारियां हैं उसमें? अयोध्या में भगवान श्री राम के नव्य भव्य मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात 22 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 तक भव्य लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है, जिसका संयोजकत्व मेरा है। मेरे ही संयोजकत्व में वो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और उसकी अध्यक्षता स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, प्रखर परोपकार मिशन के जो अध्यक्ष हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और सरयू जी के पावन पुलिन में, सरयू के गर्भ में लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई जाएगी और वहीं पर मंडप का निर्माण होगा और वहीं पर ये यज्ञ होगा। 1500 ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, अनुष्ठान होगा। 100 ब्राह्मण यज्ञ कुंड पर बैठेंगे और भी बहुत सारे उसमें धार्मिक आयोजन होंगे। तो यह कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। लगभग 50 वर्षों में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा यज्ञ भी अयोध्या में नहीं हुआ था, अब होने जा रहा है। और इस यज्ञ के समापन के पश्चात निश्चित रूप से अयोध्या का वैभव और भारत का गौरव बढ़ेगा और सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे विश्व का मंगल हो, यही भारतीय संस्कृति की मूल कामना है, यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से यह यज्ञ संपादित होगा। अगर आप 22 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं प्रशासनिक प्रतिबंधों की वजह से, तो आप 1 महीने बाद 22 फरवरी से 9 मार्च तक इस महायज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही रामलला के दर्शन का भी लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। अयोध्या में अगले महीने होने जा रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने मंदिर बनने के कारण अयोध्या में हुए बदलावों और अवसरों के सृजन के लिए हर्ष व्यक्त किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, जो कि हम लोग को कहीं जाना पड़ता था तो फिर दिक्कतें होती थी बहुत सारी। अब आज वो चीज यहाँ एयरपोर्ट यहाँ बन गया, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। प्रतिदिन तो यहाँ बदलाव देखने का, मैं आप 5 साल पहले आया तो उस समय टेंट में थे राम जी। आज रामलला का बहुत भव्य मंदिर बन गया, इसमें बहुत अति खुशी हो रही है हमें। इसकी तस्वीर बदलते देख के मोदी जी और योगी जी ऐसे हमारे कायाकल्प बदलते रहे। अयोध्यावासी जो अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, उसके लिए कुछ लाइन है। टेंट में वर्षों बीत गए, प्रभु महल सजने वाला है। टेंट में परसों बीत गए, प्रभु महल सजने वाला है। करो तैयारी, तुम अयोध्या वासियों, मंदिर बनने वाला है। आज के 8 साल पहले अयोध्या आने को कोई तैयार नहीं था। आज देख रहे हैं जगमगाती अयोध्या, सब लोग देख रहे हैं, विकसित हो रही है कितनी। जो हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे भारतवर्ष के लिए
और सनातनियों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अयोध्या जैसी जगह को, अयोध्या वैसे तो बहुत बड़ी जगह है, अपने आप में ही राम जी का स्थल है ये, इससे बड़ी बात कुछ चाहिए नहीं। और यहाँ पे आ रहा है हवाई जहाज से उतरेंगे पुष्पक विमान, जो उस टाइम के होते थे आज के ये हैं, उतरते जाएंगे लोग। एयरपोर्ट यहाँ से बन गया कि हमारे यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर दराज के लोग आकर के यहाँ से डायरेक्ट पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, पूरे विश्व में जा सकते हैं। ये मोदी जी और योगी जी की देन है जो हमारी अयोध्या में इतनी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत विकास हुआ है, चाहे जहाँ जाओ चाहे जहाँ आओ, वो अपने लिए नहीं बनाई नहीं, वो पब्लिक के लिए बनाई नहीं। अयोध्या को कम्प्लीटली निग्लेक्टेड किया गया था, इग्नोर किया गया था। यहाँ पे सिर्फ हाईवे के किनारे सड़क खाली थी, कोई खेती कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। आज यहाँ पे होटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन गया है, लोग अपने थोड़ा, जिसके पास भी थोड़ी बहुत जमीन अयोध्या में थी, सब कहीं ना कहीं थोड़ा अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। 3500 से अधिक कर्मी दिन रात काम कर मंदिर को जल्द तैयार करने में लगे हुए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंजीनियरों से बातचीत की है हमारी वरिष्ठ संवाददाता रीमा पाराशर ने। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ये कोई नारा नहीं है, बल्कि ये भावनाएं हैं, ये वो जज्बा है जिसने इन सबको यहाँ पर पूरे 1.5 साल से जोड़ कर रखा। और अब जब इनकी आंखों के सामने वो भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और इन्हीं के हाथों से, तो सौभाग्यशाली तो ये भी हैं और हम भी हैं जो अपनी आंखों से इसको देख पा रहे हैं। राम की सेना में आप भी शामिल। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है सब लोगों का जो हमको मौका मिला है। मैं शुरू से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, 3 साल हो गए मुझे करते हुए यहाँ पे। तो 3 साल से बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं हम अपने आप को कि सबके आशीर्वाद से इस कार्य को कर रहे हैं। ये जो सीयर के थ्रू ये लगा है, तो हम लोगों ने इसमें 17,000 पत्थर लगे, जिसमें से 6,000 हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा काम इस टेम्पल में किया है, बट इसका गर्भगृह में इसका मेजर काम हम लोग परकोटा जैसे ये बन रहा है ना मैडम, ये सामने में, तो ये चारों तरफ बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा तभी संपन्न हो पाता है जब हम उसकी परिक्रमा कर लेते हैं। दिव्य भव्य अद्भुत और कल्पना से पूरी तरह से परे ये मंदिर, जिसके बारे में 70 सालों से संघर्ष चलता रहा और उसके बाद मिसाल कायम करने के लिए यहाँ पर जिन लोगों ने पूरी मेहनत की और अभी भी मेहनत से दिन रात जुटे हुए हैं, वो हाथ और वो चेहरे भी हम आपको जरा दिखाते हैं। थोड़ा सा मुझे जरा इसकी खूबियां बताइए। देखिए, खूबियां तो आपको मीन्स ये मंदिर जो है आपका टोटली इससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ, पिंक स्टोन, जो राजस्थान के अपना एक गांव है बंसी पहाड़पुर गांव, उस स्टोन से बना हुआ है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का लोहा या कंक्रीट का यूज नहीं हुआ है। और ये आपका 1000 ईयर्स तक इसका लाइफ है, मतलब ऐसा कैलकुलेशन करके बनाया गया है। उससे पहले कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेंटेनेंस जो भी होगा रहेगा। आप सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हम पूरी प्लानिंग और अपने एक साउथ एरिया का परकोटा है जिसको हम लोग देखते हैं और अभी साउथ ईस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उस पर सबसे ज्यादा फोकस है हमारे LNT की तरफ से। इस वजह से हम लोग का साउथ ईस्ट का जो फोकस है उस पर ध्यान ही सबसे ज्यादा दिया गया है। और इसके द्वारा हम लोग नीचे फाउंडेशन में भी काम कर रहे थे। ग्रेनाइट भी एक 16,000 जो स्टोन लगाने थे, वो सबसे बड़ा एक बार हम लोग ने उसको काबिल किया है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोगों का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ राम जी की सेवा करने का अवसर मिला। We are Ram Sena because that this is our fortunate that we got this opportunity to work here. Like several people from our company, they also wanted to come here and serve for this project, only for this project. But luckily we got this opportunity to work here, so I can say this was the destiny only that we got this opportunity to work here. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, लेकिन मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ जो हाथ लगे इस काम को करने में, जो लोग लगे, उन सबको भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ और वो सब अभी यही बात कर रहे हैं कि किया सब कुछ भगवान राम ने है, लेकिन नाम उन इंजीनियर्स का भी होगा, उनका नाम भी लिखा जाएगा और तमाम वो चेहरे भी सामने आएंगे जो इतने समय तक इस संघर्ष में जुड़े रहे। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम एयरपोर्ट और भाव निर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो भी करेंगे। 6 किलोमीटर से अधिक के इस रोड शो की तैयारियां जोरों पर हैं।
रोड शो के मार्ग को फूलों से सजाया गया है, जिसका जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने। 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोबारा प्रधानमंत्री आएंगे। इन दोनों अवसरों पर अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। इसको सजाने संवारे में पूरे देश के कलाकार और उनकी खास कलाकारियां इस पूरे अयोध्या में देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम धर्म पथ पे खड़े हैं। अगर हम कहें तो ये अयोध्या का जो बाईपास है, उस बाईपास से सीधे अयोध्या में जो प्रवेश करने का रास्ता है, जिसे 4 लेन का बनाया गया है, इसको धर्म पथ कहते हैं। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना जो है रोड शो शुरू करेंगे, अयोध्या वासियों से अपनी मुलाकातें शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये एक दीवार है। इस दीवार पर टेराकोटा के माध्यम से भगवान राम के चरित्र के विभिन्न अंशों का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे सड़क के किनारे दर्जनों स्थान बनाए गए हैं जहां पर टेराकोटा की मिट्टी के द्वारा, जो खास तौर पर राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन उसे यहां पर बनाने वाले कलाकार पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल के कलाकार रात दिन लगातार लगा करके अयोध्या के सुंदरीकरण और भगवान राम के चरित्र की भव्यता को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। मार्गों को फूलों की लड़ियों से सजाया जा रहा है। लगभग 1 लाख क्विंटल से अधिक जो है फूल अयोध्या वासियों ने एकत्र किए हैं। उन्हें लग रहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नायक के तौर पर अयोध्या में आ रहे हैं और अयोध्यावासी उनको एक नायक के तौर पर देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही प्रधानमंत्री की अगवानी पर अयोध्यावासी उत्सुक हैं उनके स्वागत के लिए और उनको पूरी तरीके से अभिनंदन करने के लिए। खास तौर पर जब अयोध्या में विकास की अनेक सारी योजनाएं चल रही हैं, लगातार अयोध्या के अंदर उन सारी बुनियादी सुविधाओं की संरचना की जा रही है, वो बुनियादी सुविधाएं जो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में दर्ज कराएगा। एक धार्मिक पर्यटन नगरी होगी अयोध्या। समूचे देश और दुनिया से लोग आएंगे, अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप यहाँ पर रामलला के दर्शन पाएंगे, हनुमान जी का दर्शन पाएंगे और इसके साथ ही समाज और जीवन को बेहतर जीने का प्रयास करेंगे। भगवान राम की मर्यादा और उनके द्वारा स्थापित किए गए तमाम सारे सामाजिक नियमों के बंधनों में बंध करके सामाजिक ताने बाने और राष्ट्र पुरुष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर अयोध्यावासी बिल्कुल उत्सुक हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर 29 दिसंबर को हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। इस समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। भगवान शिव की नगरी काशी में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तमिलनाडु से विभिन्न समूहों के तहत लोग काशी आ रहे हैं। इस दौरान ये लोग काशी की अनेक जगहों पर जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करना है, जो प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। उत्तर और दक्षिण के मिलन को साकार करता है काशी तमिल संगमम। लोगों को आपस में जोड़ने वाले इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करना है, जो प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसका लक्ष्य साझी विरासत की समझ का निर्माण करते हुए तथा इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए ज्ञान और संस्कृति की इन 2 परंपराओं को एक साथ लाना है। इसी कड़ी में आज तमिल लेखक समूह के प्रतिनिधियों ने काशी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर का दौरा किया। इस दौरान दल के सदस्यों ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। गौरतलब है कि भगवान काल भैरव को शहर का रक्षक भी माना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु के इस छठे समूह ने विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ का दौरा किया।
इस दौरान इन लोगों के चेहरों पर रोमांच और खुशी दोनों देखी जा सकती थी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत कार्यक्रम में तमिलनाडु के विभिन्न उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। तमिलनाडु के व्यापारियों द्वारा लगाए गए ये स्टॉल काशी के लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। खास बात यह है कि इन स्टॉल्स पर कौशल विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री के विजन मिलेट्स के उत्पादों को भी रखा गया है, जिनमें मिलेट्स से निर्मित बिस्किट, नमकीन, कुकीज, पास्ता, नूडल्स के अलावा रस्क तथा ढेरों बेकरी आइटम्स को यहाँ बेचा जा रहा है। We are manufacturing various kind of millet-based products. We are not using any artificial color, artificial flavor. In addition, we are not using any refined flour like maida, refined sugar like white sugar. So this is a major objective. We are producing the more than 125 variant of millet-based products. इस बीच नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा वाराणसी के नमो घाट पर स्टॉल लगाया गया है, जहां नई शिक्षा नीति के तहत अनेकों पुस्तकों को रखा गया है। इसके अलावा यहां देश के कई महापुरुषों पर आधारित पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर किताब छापा हुआ है 2020 का, उसका बाइलिंगुअल है। सुब्रमण्य भारती का एक किताब है, ये निकला हुआ है। और डीके पट्टम्माल, ये भी तमिलनाडु का है। श्रीनिवास रामानुजन, ये भी तमिल का है। तिरुकुरल, कपलस बाई तिरुकुरल, सेंट तिरुवल्लुवर। वहीं दूसरी तरफ काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनने वाले सदस्य अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। समूह के सभी सदस्यों ने इस ऐतिहासिक यात्रा को साकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सराहना की है। हम रामेश्वर है, तो काशी का अभी फर्स्ट बार आया, हम दर्शन करने के लिए आया। अच्छे से गवर्नमेंट मोदी जी अच्छा सा करते हैं। We are just giving a thank for Modi ji and also UP Yogi ji. Thanks for giving this opportunity for us to participate and getting a bless from Kashi Vishwanath and all this apart from the temple. Thanks for everyone. Thank you. इसके अलावा तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी काशी के नमो घाट पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और तलब है कि काशी तमिल संगमम के आयोजन का उद्देश्य दो संस्कृतियों के बीच प्राचीन बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारीगरी संबंधों को फिर से स्थापित करना है। काशी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ज्ञान और महिमा के प्राचीन केंद्रों के रूप में काशी और कांची एक बंधन साझा करते हैं और हनुमान घाट स्थित कांची मठ इसी ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा को आज तक निभाता आ रहा है। काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से आए विभिन्न समूहों के तहत लोग इस मठ का दौरा कर रहे हैं और यहाँ की ऐतिहासिकता से आत्मसार हो रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज ने इस पर मठ के प्रभारी वीएस सुब्रमण्यम मणि से बात की और लोगों के बीच इस मठ की लोकप्रियता के राज को जाना। इस समय काशी तमिल संगमम चल रहा है, जिसके कारण हनुमान घाट काफी चर्चा में है। यहाँ पे कांची मठ है और कांची मठ का क्या महत्व है हमारे लिए भी और जो तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, जो समूह आ रहे हैं, उनके लिए भी। हम लोग के साथ इस पर बात करने के लिए वीएस सुब्रमण्यम मणि जी हैं, जो प्रभारी हैं कांची मठ के। काशी के पवित्र गंगा तट पर कांची मठ की शाखा लगभग 150 साल पुरानी है और यहाँ जो है कि वेद, संस्कृति और शास्त्र के साथ साथ तमिल भाषा के शिक्षा का भी यहाँ व्यवस्था है और यहाँ कई मूर्धन्य विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा को संरक्षित किया है काशी में। और काशी से और कांची का सप्तमोक्ष पुरियों के माध्यम से एक जुड़ाव रहा है और दोनों शक्ति स्थल भी हैं। तो ये जो तमिलनाडु से समूह आ रहे हैं, खासतौर से हनुमान घाट, चूंकि तमिल के काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, और पूरे काशी के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं? काशी तमिल संगमम का ये जो दूसरा संस्करण जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो यह प्रारंभ किया गया है, इसका आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम समाज को प्राप्त होगा। और जो हमारे जो तमिलनाडु से जो हमारे भाई आ रहे हैं, उन लोगों में काशी के प्रति आस्था तो है ही है, साथ साथ
काशी को निकटता से समझने का एक अवसर जो उनको प्राप्त हो रहा है, इससे वह काफ़ी उत्साहित हैं और वह यह एक सुखद संदेश जो है कि पूरे तमिलनाडु में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो पुनर्जागरण किया है कांची और काशी के रिश्ते का, अगस्त्य मुनि के स्थापित उस परंपरा का, उसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मणि जी कहते हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, हनुमान घाट, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के आयोजन में कई उच्च शिक्षण संस्थान केंद्र भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर पर इस कार्यक्रम को लेकर यहां के छात्रों में भी काफी उत्साह है। नमो घाट पर जिस तरह से छात्र पहुंच रहे हैं, इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच पूरी होती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नमो घाट है यह और धूम है काशी तमिल संगमम की। छात्र जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके तो आ ही रहे हैं इसमें देखने भी और पार्टिसिपेट करने भी। पार्टिसिपेट करना यानी समझना स्टॉलों को, कलाकारों के प्रदर्शन को और तमिल की जो कलाकृति है, जो कला है, जो संस्कृति है। उन छात्रों से हम बात करेंगे। इन लोगों ने भ्रमण किया है, जो स्टॉल लगे हुए हैं और काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम चल रहा है नमो घाट पर, उसका। यहाँ पर तमिल संगमम में आकर काशी में हमने यह देखा कि तमिल की संस्कृति, तमिल की उत्पाद और तमिल की सभ्यता बहुत अच्छे लगे। इनके हाथ में एक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट क्या है और कैसे प्राप्त किया आपने? यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ से ये आयोजित तमिल की तरफ से है, जिसमें हम लोग ये पार्टिसिपेट किए हैं। वहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें हम लोगों से कुछ छोटे छोटे तमिल के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जिसमें हमें उत्तर देने पर ये सर्टिफिकेट और मेडल दिए जा रहे थे। माई गॉव के माध्यम से इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। एक बता रहे हैं कि मेडल भी मिला है, मुझे लगता है कैप भी मिली होगी, जो अच्छा बॉटल मिला है इन लोगों को। तो और ये एक और इनके साथी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो स्टॉल घूमे काशी तमिल संगमम में नमो घाट पर, आपको क्या अच्छा लगा और क्या जानकारी आप हासिल कर पाए? यहाँ पे सभी लोगों ने अपने जान पहचान का अपने सभी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे सभी स्टॉलों पे भिन्न भिन्न चीज़ें रखी हैं, जैसे कि तमिल के कुछ वाद्य यंत्र जैसे हाथ से बने हुए, लकड़ी के बने हुए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अभी किशोर हैं, हमारे देश की निर्माण में भूमिका निभाएंगे और जैसा प्रधानमंत्री का संकल्प है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसके ये मुख्य कर्णधार साबित होंगे। चूंकि ये जागरूक हैं, नमो घाट पर आकर काशी तमिल संगमम में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो जानकारियां हैं, जो संस्कृति है, उसके बारे में जानने ये लोग आए हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए इस सुनहरे अवसर की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान तमिलनाडु के तंजौर से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य त्यागू ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से उन्हें पहली बार वाराणसी आने का मौका मिला और वो आम आदमी के इतने भव्य तरीके से स्वागत को देख काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं। मैं नमो घाट पर हूं, नर्मदा ग्रुप आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए मेरे पास। त्यागू नाम है इनका और इन्होंने आके मुझसे स्पेशली कहा कि ये हिंदी में कुछ बोलना चाहते हैं। त्यागू जी, आपने जो चेन्नई से यात्रा शुरू की, रेल से यहाँ तक आए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब आप नमो घाट पर हो, क्या अनुभव आपका रहा और क्या कहना चाहेंगे जिसने यह व्यवस्था दी? मैं मद्रास से आ रहा हूँ। मेरा नाम मैं कुंभकोणम बोल के एक जगह में आ रहा था। मेरा डिस्ट्रिक्ट तंजावुर है। मैं पहले बार आ रहा काशी। हमको पता नहीं चलता कैसे कैसे आ रहा है, जाना है बोल के। ये पहले बार आने के टाइम में, पुराना टाइम में बोलते हैं लोग, बुढ़ा होने के टाइम में आएगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं।
लेकिन क्या है, इधर आने के बाद हमको पता चलेगा इतना अच्छा जगह हो गया है। पहले बोलता है ना वो अच्छा नहीं है, ऐसा बोल के हम लोग बोला हुआ है। अभी मैं देख कर बहुत खुशी हुआ। हम लोग वीआईपी दर्शन हम भी हुआ, हम ऐसा भी देखा नहीं है, कभी भी ऐसा भी देखा नहीं है। लेकिन बस का उतर के नीचे उतर कर सीधा अंदर चला गया, विश्वनाथ टेम्पल देखा। उसके बाद अभी पूरा इधर भी आया, वो व्यवसाय के लिए क्या क्या चाहिए वो लोग बताया, सब्सिडी से ऐसे बताया। हम लोग को पता चल गया, व्यवसाय के बारे में पता चल गया। उसके बाद अवार्ड दिया, तमिल संगम से अवार्ड दिया। हम बहुत खुश हैं। क्यों मालूम है ना, ये आप जो जिसने व्यवस्था की है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों मालूम है ना, ये काशी तमिल संगम बोल कर हमको हिंदी मेरे को आता है, सबको नहीं आता है ना। ये लोग कैसे पता चलेगा इधर आने के टाइम में, कैसे जाएगा कैसे नहीं आएगा, अभी मंदिर जाएगा कैसे पता चलेगा। इधर आकर ये लोग काशी संगम में ना बहुत अच्छा किया। क्यों मालूम है ना, सब लोग आएगा। भी एक आदमी आएगा ना, उसके बाद इसके फैमिली लेके आएगा। वो लोग आजू बाजू में रहता है ना, वो लोग सब कुछ लेके आएगा। ये काशी तमिल संगम में बहुत धन्यवाद हम बोलता हूँ। ये स्कीम है ना मोदी जी के लिए, वो भी धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों, हमको वीआईपी दर्शन पहले बार आ रहा हूँ, इतना हम नहीं देखा। बहुत अच्छा है, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छा बोलता हूँ। ये युवा हैं और पहली बार काशी आए हैं, इनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा। बार बार यह जिक्र कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन का। जो जितने भी ग्रुप आए हैं इनके लिए यह खास है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन काशी आना। और इसके साथ ही व्यवस्था के लिए धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने युवा समाज सेवी अमिताभ शाह ने आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। देश भर में सामाजिक कार्यों से जुड़े अमिताभ शाह ने बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और नीतियों को वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमने युवा अनस्टॉपेबल संस्था के थ्रू लाखों युवाओं को हफ्ते में अपना 2 घंटा समय दे टू गो एंड टीच मैथ, साइंस, डांस, म्यूजिक, इंग्लिश अपनी सरकारी स्कूल जो घर के नज़दीक है वहाँ पे जाए, वो मुहिम से शुरुआत की थी ताकि उसमें करुणा आए, उसको पता चले कि वहाँ पे क्या कार्य हो रहे हैं। और फिर जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया की मूवमेंट चालू की, तब सारे कॉर्पोरेट जगत के यूथ भी इसमें जुड़े, CSR भी जुड़ा और तकरीबन 6000 स्कूल्स में हमने सरकारी स्कूल्स में कायाकल्प का काम किया है, जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स लगाए हैं, लड़कियों के लिए सेपरेट बाथरूम्स किया है, डिश वॉशिंग, मेकिंग, हैंड वॉशिंग एरियाज को सेपरेट किया है और तकरीबन 6 मिलियन बेनिफिशियरीज के लिए 25 राज्यों में अभी ये सेवा के कार्य कर रहे हैं। आप देखिए तो आदरणीय मोदी जी भी बहुत सारा फोकस अपनी टीम के लिए, और उनकी टीम में पूरी इंडिया है, ये लाइफ स्किल्स पे, कैसे हर एक इंसान में आत्मविश्वास जगे, आत्मनिर्भरता आए, उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये भी हम बच्चों को और युवाओं को बहुत बड़े लेवल पे उसकी ट्रेनिंग्स देने वाले हैं। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने तमिलनाडु के मदुरई में हेरिटेज बाजार बनाया है। जी हां, गंदगी के ढेर को समाप्त कर उसकी जगह बनाया गया है बाजार। इस बाजार में बहुत सी दुकानें बनाई गई हैं। मीनाक्षी मंदिर के नजदीक बनाया गया ये हेरिटेज बाजार यहां आने वाले लोगों को खूब लुभा रहा है। कैसा है ये हेरिटेज बाजार, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। यहाँ एक हेरिटेज बाजार भी बनाया गया है ताकि जो मंदिर आने वाले लोग हैं वो यहाँ खरीदारी कर सकें। अगर इस जगह की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन ने इसकी तस्वीर ही बदल दी है। तस्वीर इसलिए बदल दी है क्योंकि यहाँ पहले कबाड़ फेंका जाता था, इसके अलावा यहाँ पर लोग शौचालय करके जाते थे, तो एक तरह से कहें तो ये गंदगी का ढेर हुआ करता था। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन ने यहाँ की तस्वीर ही बदल दी है और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हेरिटेज बाजार बनाया गया है, जहाँ पर अब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं और लोग धीरे धीरे यहाँ पर अब खरीदारी करने के लिए भी पहुँचने लगे हैं। कैमरामैन RK के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, मदुरई।
दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 1 पारी और 32 रन से हरा दिया है। दूसरी पारी में पूरी भारतीय टीम 131 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा बगैर कोई रन बनाए रबादा की गेंद पर बोल्ड हुए। यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर नंद्रे बर्गर की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी नहीं खेल पाए, वो 26 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 6, केएल राहुल 4 और अश्विन बगैर कोई रन बनाए जल्द ही पवेलियन लौट गए। कोहली ही एकमात्र भारतीय बल्लेबाज रहे जिन्होंने कुछ हद तक अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना किया। उन्होंने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। कोहली अंतिम बल्लेबाज के रूप में 76 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाए। तीसरे दिन डीन एल्गर ने अपने 150 रन पूरे किए। दूसरे छोर पर यानसेन ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। एल्गर को 185 के निजी स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद रबादा और बर्गर को आउट करके बुमराह ने अफ्रीका की पारी का अंत किया। मार्को यानसेन ने नाबाद 84 रन बनाए। कप्तान बवूमा चोट के कारण खेलने नहीं उतरे। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी के आधार पर 163 रन की बढ़त बनाई। भारत की तरफ से बुमराह ने 4 और सिराज ने 2 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। गाने, सुर, ताल, मस्ती और धमाल, हो जाइए झूमने के लिए तैयार। म्यूजिकल नाइट विद फरीदी ब्रदर्स 31 दिसंबर रात 11 बजे। पुनः प्रसारण 1 जनवरी रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। फोटो देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेक करना चाहता है। मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का।
सोमवार से